everyone, welcome to Multi Education Corner, and today we are going to start a new chapter in history class 9th, that is the French Revolution. So स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसकी वर्ल्ड वाइड इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम देखेंगे क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, इनसे हमें क्या क्या सीखने को मिला है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो स्टूडेंट एकदम बॉलीवुड की मूवी की तरह फ्लैशबैक में जाकर स्टार्ट करेंगे। कभी कभी आपने देखा है ना कि लास्ट वाला सीन पहले शो कर दिया जाता है, अब उस सीन में किसी की मार पड़ रही होती है तो वो फिर वहाँ से कहानी बताता है कि वो मार उसके ऊपर क्यों पड़ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे इस चैप्टर के, वो इवेंट देखेंगे 14 जुलाई 1789 का। ठीक है, बिल्कुल मैंने इसीलिए कहा कि बॉलीवुड की जो मूवी होती है उसमें फ्लैशबैक में जाकर जो स्टार्ट होता है सीन, वो सीन हम देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक इंसिडेंट पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही एक इंसिडेंट है पहली बात, और जो कि कब हुआ था मैंने अभी आपको बताया 14 जुलाई 1789 को हुआ था। और इस इंसिडेंट के पीछे क्या रीज़न रहे जिसकी वजह से ये हुआ था। तो स्टूडेंट, फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो इस इवेंट के बाद से स्टार्ट होता है। अब इस इवेंट में ऐसा क्या हुआ था और कैसे हुआ था, तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पेरिस की बात की जा रही है स्टूडेंट, इस इंसिडेंट में पेरिस की बात हो रही है। और पेरिस में एक फोर्ट था, यानी कि एक किला था जो किसका था, राजा का था। ठीक, और राजा का नाम था लुइस 16 के बारे में आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आउटब्रेक हुआ था वो कौन से इंसिडेंट से हुआ था। ठीक है, और उस इंसिडेंट के पीछे क्या क्या रीजंस रहे वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, इस किले का नाम मैंने आपको बताया कि क्या था, बेस्टाइल था। बेस्टाइल फोर्ट कहते थे हम इसे, और ये राजा का था। इस पर लोगों ने हमला किया था। अब लोगों ने हमला क्यों किया था बेस्टाइल फोर्ट पर, तो स्टूडेंट लोगों ने हमला किया था एक गलतफहमी की वजह से। ठीक, उस टाइम में फ्रांस में जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि राजा को अपनी सेना को ऑर्डर देना पड़ा था कि आप लोग पेरिस शहर में चले जाओ। अब जब शहर में लोगों ने सेना को देखा तो लोगों ने ये परसीव कर लिया, ये अपने आप से ही सोच लिया, ऐसा क्या सोच लिया कि शायद ये सेना हमें डराने धमकाने या मारने के लिए आई है। तो उस डर में क्या हुआ, लोगों ने अपने आप को इकट्ठा कर लिया, सब लोगों को इकट्ठा कर लिया, आसपास के लोगों को। और कितने लोग, लगभग हम बोलें तो 7000 पीपल्स वहाँ पर एक साथ इकट्ठा हो गए और सेना से लड़ने की सोचने लगे। लेकिन लड़ने के लिए तो स्टूडेंट हथियारों की ज़रूरत होती है ना, तो हथियार की तलाश में लोगों ने क्या किया, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेज में हमले किए, और ताकि वो कुछ हथियार वहाँ से उनको मिल सकें, ताकि जो सेना आ रही है शहर में उससे वो लड़ सकें। ये सब खुद ही एज्यूम कर रहे थे जो भी लोग थे वहाँ के। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं था कि राजा ने सेना इसलिए भेजी थी कि वो लोगों को मारे डराए धमकाए, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि लोगों ने इस चीज़ को अपने आप ही एज्यूम कर लिया था, अपने आप ही समझ लिया था कि सेना आ रही है तो शायद हमारे साथ ऐसा कुछ होगा, और उससे लड़ने के लिए हथियार चाहिए थे। इसलिए लोगों ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ऑफिसेस के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए, जिस की वजह से उन्होंने ये जो मैंने आपको बताया ना बेस्टाइल जो फोर्ट था उस पर भी हमला किया। अब राजा ने किसी और मोटिव्स और या किसी और पर्पस से सेना को भेजा था, जो आगे हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो अब क्या है कि सेना आ गई जिससे लड़ने को हथियार चाहिए, और हथियारों की तलाश में लोगों ने क्या किया, बेस्टाइल जो फोर्ट थी, जो कि फोर्ट तो था ही, साथ में वो एक जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था, उस पर हमला कर दिया। क्यों किया, जिससे कि वहाँ उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हथियार जो है वो छुपे हुए हैं, और उस जेल के कमांडर को क्या कर दिया, मार दिया लोगों ने। साथ में हथियार तो वहाँ मिले नहीं स्टूडेंट, केवल वहाँ पर 7 कैदी थे, उन कैदियों को छुड़ा लिया। अब कैदी कोई उनके रिश्तेदार नहीं थे बल्कि कोई दूसरे लोग थे, बट वहाँ पर जब उन्होंने उस फोर्ट को तोड़ा, उसको डिमोलाइज किया, तो क्या हुआ, वो दीवारें टूट गई और कैदी जो है वो छूट गए। साथ में वहाँ के जो कमांडर थे उनको मार दिया, और वहाँ का जो पूरा फोर्ट था उसको बिल्कुल डेमोलिश कर दिया और तोड़ दिया। और इंस्ट्रूमेंट क्यों तोड़ा, क्योंकि वो बिलोंग करता था राजा से।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, तो वो अगर हमसे ज़्यादा पावरफुल है तो क्या करते हैं, हम उसे तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, उसकी कोई चीज़, मान लो किसी कार खड़ी है, उससे हमारी लड़ाई हो चुकी, बाहर खड़ी है, तो अक्सर लोग उस कार को डैमेज करते हैं, तो उसे डैमेज करने में भी लोगों को उतनी संतुष्टि मिलती है ना। तो वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आउटब्रेक हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जो बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ा है, जो कि एक जेल था जिसमें कुछ कैदी थे, तो ऐसा नहीं कैदियों को छुड़ाने के लिए गए थे, बल्कि पीपल वहाँ हथियार खोजने के लिए गए थे। और फोर्ट को क्यों तोड़ा, क्योंकि वो राजा से बिलोंग करता था, और राजा कौन था, लुइस 16 था, जिसकी कुछ ख़राब पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से वहाँ की पीपल्स उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, तो इसलिए उस फोर्ट को लोगों ने तोड़ा, और साथ में वहाँ फोर्ट से जो भी सामान निकला उसको मार्केट में बेच दिया। अब मार्केट में इसलिए नहीं बेचा, वहाँ की ईंट पत्थरों को इसलिए नहीं बेचा होगा कि उनसे अपना कोई घर बनाएगा, नहीं, बल्कि वो निशानी के तौर पे जिनको रखा जा सके, इसलिए बेचा गया। तो राजा को जब ये पता चला तो राजा ने भी रिएक्शन लिया, और क्या किया, जगह जगह फ्रांस में सेना को भेज दिया। अब पीपल और सेना के बीच में फ्रांस में कई जगह लड़ाइयाँ हुई। साथ साथ इसके साथ दूसरा एक निगेटिव पॉइंट उसी टाइम पर क्या हुआ कि जो ब्रेड थी उसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़े। तो ये इवेंट हुआ था आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये 14 जुलाई 1789 में जो आउटब्रेक हुआ रिवॉल्यूशन का, तो वो किस इंसिडेंट से हुआ है, तो एक फोर्ट को तोड़ने के इंसिडेंट से हुआ है। क्यों तोड़ा था ये आपको पता चल गया। तो स्टूडेंट ऐसा क्यों हुआ है, इसके लिए अब हमें वन बाय वन सारे इवेंट एंड कंडीशन को, या पीपल की जो सोसाइटी थी या जो पीपल थे उनकी जो कंडीशन थी उनको देखना होगा, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि आखिर लोग राजा के इतने खिलाफ क्यों थे और इतना बड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। ये सिर्फ एक इंसिडेंट था जो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, क्या हुआ था इसमें, मैंने आपको बताया कि स्टॉर्मिंग ऑफ प्रिजन पर लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। जो एक फोर्ट था, किसका था, राजा का था, इसको डेमोलाइश किया, और बेस्टाइल इसका नाम था। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ पर था, पेरिस में था। और इसके बाद क्या क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट हमने पढ़ लिया कि बेस्टाइल फोर्ट में क्या हुआ। अब हम पीछे की कहानी देखते हैं। आगे का सीन हमें पता चल गया, हमने बताया ना बॉलीवुड की मूवी की तरह। ठीक, आगे का सीन हमें पता चल गया कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था। लेकिन अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी कंडीशंस थी ऐसी जिसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा खिलाफ थे राजा के, और ये इतना बड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम फ्रेंच सोसाइटी को देख लेते हैं कि उस टाइम पर फ्रांस में जो सोसाइटी थी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी में, वो उसकी क्या कंडीशन थी। ठीक है स्टूडेंट, तो उसकी क्या कंडीशन थी, डिवाइड इनटू 3 स्टेट। जो सोसाइटी थी, जो लोग थे वहाँ के, उनको 3 स्टेट में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, इसके अलावा 1774 में लुइस 16, मैंने अभी पीछे आपको नाम बताया था कि वहाँ का राजा कौन बना। 1774 में लुइस 16 वहाँ का राजा बना, जो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था, बोर्बन फैमिली या बोर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा, लुइस 16 बैठा 1774 में। अब हम पीछे गए, आगे का सीन हमने देख लिया है पहले ही। उसके बाद क्या हुआ, ये 20 सालों के थे जब ये गद्दी पर बैठे, और बोर्बन डायनेस्टी या बोर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे ये। ठीक है स्टूडेंट, इन्होंने मैरिड की थी, शादी की थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। अब ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है स्टूडेंट, ऑस्ट्रिया है। ठीक है स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया तो न्यूजीलैंड के पास है, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। ऑस्ट्रिया है जो कि ये फ्रांस के पास में ये कंट्री है। ठीक है, वहाँ की प्रिंसेस जिनका नाम क्या था, मैरिया एंटोनेट इनका नाम था, इन्होंने इनसे शादी की। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, जब वो गद्दी पर बैठे, उन्होंने राजकाज संभाला पूरा वहाँ का, तो उन्होंने क्या पाया, फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, यानी जो ट्रेजरी थी, जो खजाना था, वो बिल्कुल खाली पाया। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, अराउज हो रहा होगा कि आखिर जो ट्रेजरी थी, जो खजाना था, जो संदूक था, ऐसे समझ लो, वो खाली क्यों हुआ, वाई। ठीक है, तो इसको हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं फ्रांस में ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी की, तो हम
अभी सिर्फ सोसाइटी की बात करेंगे, अभी हमने सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दिया है लुइस 16 का। लुइस 16 जो 1774 में गद्दी पर बैठे, बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और उन्होंने शादी की थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, जिनका नाम क्या था, मैरिया एंटोनेट। और जब वो गद्दी पर बैठे तो उनको उनकी ट्रेजरी जो है वो बिल्कुल ही खाली मिली, यानी खजाना बिल्कुल खाली मिला। खजाना क्यों खाली मिला वो आगे देखेंगे, अब हम पहले देख लेते हैं। ये 18th सेंचुरी और 17th सेंचुरी, इसका मैं कन्फ्यूज़न आपको दूर कर दूँ स्टूडेंट। ये क्या होता है कि जो हमारा वो होता है डेट होती है ना, वो सेंचुरी के अकॉर्डिंग हम आगे वाली पढ़ते हैं, सेंचुरी के अकॉर्डिंग हम आगे वाली देखते हैं। वो कैसे देखते हैं स्टूडेंट, इस पेपर पर मैंने बनाया है 1701 टू 1799 तक जो सेंचुरी होगी वो हमारी 18th सेंचुरी होती है, ठीक है। और 1801 टू 1899 तक जो सेंचुरी होगी 19 होगी। डेट ये 18 वाली चल रही है बट सेंचुरी कौन सी होगी, 19 वाली, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्लियर हो गया होगा आई होप। तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, किसमें, लेट 18th सेंचुरी में जो डिवाइड थी वो 3 स्टेट में डिवाइड थी और यहाँ पर मोस्टली फ्यूडल सिस्टम फॉलो किया जाता था, ठीक है स्टूडेंट। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम में राजा या ज़मींदार होते हैं बड़े बड़े, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है और ये क्या करते हैं, अपनी ज़मीन को फार्मर्स, गरीब लोगों को, लेबरर्स को, लैंडलेस लेबरर्स को, ठीक है, इनको क्या कर देते हैं, काम करने के लिए दे देते हैं और उस पर पैसा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से किराए पे दे देना, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो उसको कहते हैं फ्यूडल सिस्टम, ठीक। और इस टाइम पर जो सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड थी। एस्टेट यहाँ पर ग्रुप के लिए यूज़ हुआ है स्टूडेंट, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कौन थे, क्लर्जी, और सेकंड में नोबिलिटी, और थर्ड में पीजेंट्स, मर्चेंट, लेबरर्स एक्सेट्रा। अब क्लर्जी समझ लीजिए क्या होता है। क्लर्जी एक तरह से हम अगर इंडियन सोसाइटी में देखें तो जैसे पंडित होते थे ना, या हम पुरोहित कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से वहाँ पर फ्रांस में प्रीस्ट ऑफ चर्च या फादर ऑफ चर्च कह सकते हैं हम, ठीक है, ये लोग होते थे। या ऐसा कह सकते हैं कि चर्च से बिलोंग करने वाले सारे लोग जो चर्च का पूरा देखभाल कर रहे हों, ठीक, वो लोग आते थे क्लर्जी में, ठीक, प्रीस्ट ऑफ चर्च। सेकेंड स्टेट में अगर हम देखें तो नोबिलिटी यानी हाई रैंक ऑफिशियल्स आते थे, जैसे कि राजा और उसकी फैमिली के तमाम लोग या उसके ख़ानदान में उससे बिलोंग करने वाले सब लोग, ठीक। थर्ड स्टेट में कौन आते थे, थर्ड स्टेट में पीजेंट्स आते थे, मर्चेंट्स, लेबर्स, फार्मर्स, ठीक है, मजदूर, बहुत गरीब लोग। और एक चीज़ सोचने वाली है कि ये जो थर्ड स्टेट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन फ्रांस की इसी स्टेट की थी। 90% फ्रांस की पॉपुलेशन थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करती थी, ठीक है, और 10% जो है वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये चीज़ याद रखिएगा कि जो सिस्टम था वो फ्यूडल सिस्टम था 1789 से पहले, ठीक। सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट में डिवाइड थी, यानी 3 ग्रुप्स में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग आते थे जो चर्च से बिलोंग करते थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे जो हाई रैंक ऑफिशियल्स थे या राजा या उसके खानदान के लोग, ऐसे कह सकते हैं हम। थर्ड स्टेट में सब गरीब तबका था, सब गरीब लोग थे, पीजेंट्स, मर्चेंट, लेबरर्स, ठीक है, सब हो सकते हैं इसमें, फार्मर्स वगैरह। और 90% पॉपुलेशन फ्रांस की थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करती थी, ठीक। अब इसके अलावा एक चीज़ हमें और देखनी है स्टूडेंट, वो क्या देखनी है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिली हुई थी, ठीक। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ बोले तो दे एंजॉय प्रिविलेज्ड बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जो भी फैसिलिटीज़ थी वो बेस्ड ऑन बर्थ थी, यानी बस आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेट या फिर सेकंड स्टेट में आप जन्म ले लीजिए, पैदा हो जाइए, बाकी आपको जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो जन्म के आधार पर मिली हुई थी, ठीक है। एंजॉय प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इसके अलावा इनको पेइंग ऑफ टैक्स, यानी टैक्स के को भी पे नहीं करना पड़ता था। फर्स्ट स्टेट के पीपल्स को भी और सेकेंड स्टेट के पीपल्स को भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को मिली हुई थी, ठीक। थर्ड स्टेट के पीपल मोस्टली टैक्स भी पे करते, मोस्टली क्या सारा का सारा टैक्स वही पे करते थे, और इसके अलावा रेंडर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। आप अपनी बुक में देखेंगे कि एक रॉयल टाइप का पर्सन चेयर पर बैठा होगा, एक कार्टून टाइप का बना होगा, और उसमें एक फार्मर गरीब उसमें बास्केट में कुछ फ्रूट्स, कुछ खाने की चीज़ें लेकर गया होगा, ठीक है, उसके लिए। तो इस तरीके की सर्विसेज, यानी टैक्स भी पे कर रहे हैं और साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरी सर्विसेज भी दे रहे हैं थर्ड स्टेट के पीपल, किसको, सेकंड स्टेट और
फर्स्ट स्टेट के लोगों को। ठीक, अब स्टूडेंट कुछ टैक्स थे जो थर्ड स्टेट के पीपल्स को पे करना पड़ते थे। उनके नाम क्या क्या थे? वो दो तरीके के टैक्स थे, एक था टिथ और दूसरा था टेल। टिथ किस टाइप का टैक्स था? टिथ एक जो टैक्स था वो चर्च के द्वारा लगाया जाता था। किस पर लगाया जाता था? थर्ड स्टेट के पीपल्स पर लगाया जाता था। ठीक है, एक टैक्स तो चर्च के लोगों को देना पड़ता था और दूसरा टैक्स जो टेल था वो डायरेक्टली स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को यानी कि राजा को देना होता था। ठीक है, तो दोनों तरीके के टैक्स कौन सी स्टेट पे करती थी? थर्ड स्टेट। ठीक, जो कि सबसे ज़्यादा गरीब थी, साथ में वो रेंडर सर्विसेज भी देते थे। ठीक है, अब जो टिथ था वो चर्च के द्वारा लगाया जाता था और जो टेल था वो डायरेक्टली राजा के द्वारा लगाया जाता था और दोनों ही टैक्स थर्ड स्टेट के लोग उनको पे करते थे। अच्छा, जो टिथ था वो किन चीज़ों पर लगाया जाता था? तो स्टूडेंट 1/10 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, मान लो 100 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ है आपके खेत में, तो 10 क्विंटल तो आपको क्या करना है? चर्च को दे देना है। बाकी जितना भी राजा के द्वारा लगाया गया है वो आपको उसको पे करना है। तो स्टूडेंट हमने फ्रेंच सोसाइटी देख ली, हमने ये देख लिया कि लुइस 16 कब राजा बने, किससे मैरिड हुई, जब वो राजा बने तो गद्दी पर बैठे तो ट्रेजरी खाली मिली, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे, थर्ड स्टेट को कौन कौन से टैक्स पे करना होते थे। ये हमने फ्रांस की सोसाइटी के बारे में पढ़ लिया। लेट 18th सेंचुरी में वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। तो ये आपके माइंड में हो गया कि वहाँ पर सोसाइटी कैसी थी जिसकी वजह से लोग जो हैं वो राजा के खिलाफ थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर छोड़ा था कि ट्रेजरी उसको अपनी खाली क्यों मिली थी। इसको स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इस लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। कंटिन्यू बने रहने के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर वॉच करें, जिससे कि आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1 by 1 इवेंट सारे क्लियर होते चले जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।